हेलो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस राजन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि विषय है फिजिक्स का, ठीक है, तो आज हम भौतिक विज्ञान में मॉडल पेपर का हल बताने वाले हैं। यानी इसके पहले हम वाले वीडियो में हमने आपको ये डिस्कस किया था कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कौन से टॉपिक से या फिर कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो का कमेंट देखकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को हल करें। ठीक है, तो किस तरह हल किया जाएगा जरा उसको हम लोग देखा जाएगा। तो चलिए ध्यान समझिएगा, ये है कल का क्वेश्चन पेपर जो कि हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें आज हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं जरा इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा इस सिस्टम को समझिएगा। ठीक है, चलिए तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो सेक्शन ए था ये आपने कर चुका है, हमने आपको बता दिया था कल। ऑब्जेक्टिव था तो ये हमने हल करा दिया है, आगे बढ़ेंगे इसके साथ। ठीक है, तो सेक्शन ए हम आपको बता चुके हैं और सेक्शन बी में भी एक एक नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल है, इसे आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा बड़े नंबर को टारगेट करते हैं, 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन को हम बताना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए और इस मॉडल पेपर को हम पूरा हल कराने वाले हैं आपको। तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हल कैसे होता है पेपर। ठीक है, चलिए तो यदि आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट के अगर मॉडल पेपर हल चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। अब हम प्रारंभ करते हैं सेक्शन सी, यानी क्वेश्चन नंबर पहला है सेक्शन सी का, उसको हम स्टार्ट करेंगे जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉरी ये देखिए सेक्शन सी दिख रहा है, खंड स का क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि क ख ग घ दिया गया है ना। हम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिखाने वाले हैं जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो आइए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन को हल करने को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को समझाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम क्या है, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। भाई समझाना है आपको। चलिए भाई समझाने में क्या गया है हमको, तो ध्यान दीजिएगा। हम यदि आपको समझा रहे हैं तो आपको मन से समझना है और उम्मीद करेंगे कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, और भरोसा है पूरा कि आप लोग समझ जाएंगे पक्का, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हमसे पूछा गया है कि लेंज का नियम क्या है। तो चलिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए ये सॉल्यूशन किसका है, ये हल है। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिख देते हैं यहाँ पे सेक्शन, ठीक है, सेक्शन सी। सेक्शन सी यानी क्वेश्चन नंबर 3 का क वाला है। ध्यान से एकदम समझिएगा। ठीक है, तो भाई पहले हमको पूछा क्या गया था, लेंज का नियम क्या है। तो हेडिंग डाल लेते हैं लेंज का नियम, सॉरी लेंज का नियम, लेंज का नियम, हेडिंग डालिए। अब हम लेंज के नियम को परिभाषित करेंगे और इसको समझना भी पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। तो लेंज का नियम क्या होता है, तो यहां लिख सकते हैं किसी लूप या बंद, ठीक है, किसी लूप या बंद परिपथ में, ध्यान दीजिए हम यहां पे लिखते हैं किसी लूप या बंद परिपथ में, ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा
धारा की दिशा, ठीक है, इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है, क्या होती है, इस प्रकार होती है जिससे वह वस्तु का कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है, ठीक है। इस प्रकार होती है, किस प्रकार होती है भाई, इस प्रकार होती है जिससे वह, ठीक है, जिससे वह उस कारण का विरोध कर सके, उस कारण का विरोध कर सके, विरोध कर सके जिससे वह उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है, वह उत्पन्न हुआ है, हुआ है। बात समझ आ रही है? तो ध्यान से यहां पे समझिएगा, लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। लेंज का नियम ये हो गया। क्वेश्चन कितने का है? क्वेश्चन है 2 नंबर का। यदि आप इतना लिख देते हैं तो आपके खाते में 1 नंबर जोड़ा गया। अब रही बात 1 नंबर और पाना है, तो आगे क्वेश्चन पूछा गया था क्या? आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। चलिए भाई, तो हम एक चीज यहां नोट करा दें, तो ध्यान दीजिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि यह जो नियम है, जो लेंज का नियम है, यह प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। क्या करता है? यह प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। चलिए भाई, अगर अभी भी समझ में नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों को, तो ध्यान दीजिएगा, हम फिगर के माध्यम से जरा इसको क्लियर करना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये हम आपका फिगर बना दे रहे हैं, समझिएगा फिगर को ध्यान से। ये आपका फिगर हो गया, ठीक है। ये चुंबक है, क्या है? चुंबक है। अब ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, क्लियर है? चलिए भाई, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे आपका एक लूप बना देते हैं हम। ये लूप है आपका, ठीक है। लूप या बंद परिपथ कह सकते हैं, हमने बोला था पहले ही आपको। और यहां से जो बंद परिपथ है, यहां से जो गुजरने वाली, ये क्या है? ठीक है, ये जो प्रेरित धारा की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो निकल रही है, जो दिशा दिखा रही है सब। चलिए अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पहले फिगर समझ लीजिए ध्यान से। ये चुंबक है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है। चलिए, तो एक चीज यहां पे यही समझना है हमें, इस चुंबक को क्या कर रहे हैं भाई? ये जो लूप है, ये जो लूप है आपका, इसी में परिवर्तन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं? इस दिशा में ला रहे हैं। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन देखिए, इस दिशा में ला रहे हैं। किसके पास? इस लूप के पास। इसको नाम लिख देते हैं लूप है, ठीक है। इस लूप के पास ला रहे हैं, तो हो क्या रहा है? ये जो लूप है, इस पे जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इस पे जो इसका ये जो दिशा है, ये नॉर्थ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया कि हम इसके जो लूप है, इसके फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। तो फ्लक्स में जब परिवर्तन करते हैं तो हमें एक धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। पता है ना कि जब हम इसके जो लूप है, इसमें इसके फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो प्रेरित धारा का मतलब यही है। ध्यान दीजिएगा, जरा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा और बेसिक घूमते इसमें चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए ये आपका क्या है? ये आपका नॉर्थ पोल है ना। तो अगर हम यन के फिगर को कुछ इस तरह बनाएं, तो ध्यान दीजिएगा, ये दिशा दिख रहा है, ये दिशा इधर को डिनोट दिखाई दे रहा है और ये दिशा इधर को। तो हम एक चीज कह सकते हैं यहाँ पे कि यह उसी कारण का विरोध कर रही है जिस कारण से यह क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है, प्रेरित मतलब उत्पन्न हो रही है। तो ये जो नॉर्थ पोल है, इस कारण का विरोध करते, यहीं से उत्पन्न हो रहा है, इन्हीं को लात मार रहा है। समझ आइए, यहीं से निकल रहा है और इन्हीं को लात मार रहा है, मतलब इन कारण का विरोध कर रहा है। इससे क्या होगा? जब इसको देखिए, आपको पता है ना, 2 समान आवेश जब होते हैं तो आपस में आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है। तो ये जो समान है, ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर हटेंगे, इनको पास में लाएंगे, तो ये इनसे दूर भागेंगे। ये विरोध कर रहे हैं, मतलब इनके कारण का विरोध। ये इन्हीं से निकले हैं लेकिन ये दूर भागेंगे, इधर ला रहे हैं भले ही, लेकिन ये तो इधर ये निकलेंगे तो इधर। तो इसकी जो दिशा है ना, ध्यान दीजिए, इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इससे जबरदस्त ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो दिशा है, ये कौन सी दिशा है? ये वामावर्त दिशा हो गया। आपको यही समझना है और यही समझाना है, वामावर्त, ठीक है। क्या हो गया? वामावर्त, ठीक।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। वैसे ही आगे अब हम लोग समझ लें तो क्या होगा यहाँ पे, और इसके बाद एक फिगर ऐसे ही बनाएंगे, तो बस उसका चेंज करेंगे क्या, वहां पे जो होगा ये जो n है यहाँ पे यस आ जाएगा, और वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका दक्षिणावर्त में। ठीक है, जैसे यहाँ पे वामावर्त दिशा है ना, वहां पे दक्षिणावर्त दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं थोड़ा ऊर्जा संरक्षण के नियम को लेकर। तो यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई, कि यहाँ पे जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा, ज्यादा लंबा नंबर नहीं, बस 2 नंबर का है तो ज्यादा नखड़ा नहीं करना है, और जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब देना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होता है। वहां पे 2 नंबर पे समय ज्यादा देंगे तो आपको परेशानी होगी। हमको यहाँ समझाना है, आपको समझा देते हैं। यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ यांत्रिक ऊर्जा को क्या किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ एक चीज हमें समझ में आ रहा है, यहाँ ऊर्जा का संरक्षण का नियम लग रहा है। और किस तरह लग रहा है, देखिए, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि उसका एक दूसरे के रूप में क्या होता है, रूपांतरण कर दिया जाता है, एक से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वो भी अच्छा नंबर लेना है तो 1 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा इतने समझाने के बाद। और दूसरा नंबर यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डालिए हेडिंग ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, आपको समझाना था, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। चाहिए तो आप लिख सकते हैं, हम आपको नोट करा देते हैं साथ ही साथ। तो आप लिखिए क्या, कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती, न तो उत्पन्न की जाती है, न तो उत्पन्न होती है, और न ही नष्ट की जाती है, और न ही नष्ट होती है, बल्कि क्या होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन था तो हमने आपको इतना समझाया, इस क्वेश्चन को हल करके बताया, और इस क्वेश्चन को बस इतना कहेंगे, यदि आपको समझ में आया तो आप नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क था ना, अब 3 का ख देखेंगे। आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद हम उसके हल को करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन ख में क्या बोला जा रहा है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको इसमें बताना है, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा दिया गया है, और पूछ किसका रहा है, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा पूछी जा रही है। तो चलिए हम इसको हल करेंगे और एकदम बेसिक से खोलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो फटाफट पेन कॉपी लेकर तैयार रहिए, आइए इसको हल किया जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं, क्या, किसका था क्वेश्चन है तीसरे का, कौन सा, ख वाला। ठीक है ना, देखिए हम आपको नंबर डाल के बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तीसरे का ख, आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हम क्वेश्चन तो नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो कर लीजिए फटाक से वीडियो को बैक करके। ठीक है, आइए अब उसको हल किया जाए। तो एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हाइड्रोजन की तो आयनन ऊर्जा दी है, लेकिन पूछ दिया हीलियम का। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, लिखेंगे आयनन ऊर्जा के सूत्र से। चलिए भैया, आयनन ऊर्जा के सूत्र से, आयनन ऊर्जा के सूत्र से। चलिए, तो आयनन ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, चलिए हम आपको बता देते हैं। तो वो सूत्र होता है En बराबर, तो होता है En बराबर, ये फार्मूला होता है En बराबर माइनस,
एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है क्या, ये आपका En बराबर माइनस एम ई के घाते 4 जेड के पावर 2, ठीक है, अपॉन क्या होता है 8 एप्सिलॉन 0, ठीक है, एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला, सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है किसका, आयनन ऊर्जा के सूत्र से। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। समझिएगा, हम इसको लिखे हैं तो एकदम खोल भी देंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं, समझिएगा, बस इतना लिख लिए। चलिए अब हम आपको जरा ये डिस्कस कर दे कि इसमें जो दिया गया वैल्यू सब इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो लिख तो दिए इतना लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे, तो उनको समझ में नहीं आएगा। चलिए भाई जरा हम एकदम बेसिक से खोल देते हैं। तो यहाँ जो यम है, यम आपका क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, ठीक है, और जो आपका ई है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अब देखिए यहां पे जेड क्या है आपका, जेड बराबर है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब देखिए यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, एप्सिलॉन 0 है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, विद्युतशीलता, तो इसको नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका आया एच, तो इसका मतलब एच जो है यहां पे ये क्या है, एच है आपका प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। देखिए इतना बेसिक से खोलने का हमारा ये उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए ना, कि तो ये सब जो दिया गया इसमें परपंच, इसमें सारा मतलब यही होता है। एच आपका होता है प्लांक नियतांक, ये होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जेड होता है परमाणु क्रमांक, ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और यम होता है द्रव्यमान। क्लियर हो गया, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब क्या करेंगे, इस समीकरण के अनुसार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो इसमें आपका ई है यानी आयनन ऊर्जा जो है आपका वो क्या है, वो समानुपाती होगा किसके, जेड स्क्वायर है भाई, परमाणु क्रमांक के समानुपाती होगा या नहीं होगा ना, बिल्कुल समझिएगा बेसिक से, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसका मान है, तो ई बराबर अगर हम देखें तो ये आयनन ऊर्जा जो है इसके समानुपाती, यम के समानुपाती होगा, ई के समानुपाती होगा, जेड के समानुपाती होगा, लेकिन इन सबके व्युत्क्रमानुपाती होगा। फिलहाल हमें जेड से बात करनी है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। चलिए तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका आयनन ऊर्जा है ये समानुपाती होगा जेड स्क्वायर के, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक चीज लगेगा फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, तो जब ये इसके बराबर होगा तो हमें निकालना किसका है, हमें हीलियम का निकालना है ना। चलिए भाई, तो यहां लिखेंगे हम ई मतलब आयनन ऊर्जा, एच ई मतलब हीलियम, ठीक है। अब बट्टे के आपका हो जाएगा ई एच, ई का मतलब क्या, ई का मतलब आयनन ऊर्जा, और एच का मतलब हाइड्रोजन, ये हीलियम का, ये हाइड्रोजन का, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा किसके, ध्यान दीजिएगा, ये होगा, देखिए यहाँ पे हमने बताया आपको ना कि परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होता है, तो ये हीलियम का है, तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक के समानुपाती है ना, तो परमाणु क्रमांक क्या है, जेड है, तो हम लिखेंगे जेड, किसका भाई, एच ई का है, तो एच ई मतलब हीलियम का है, किसके है, वर्ग के है, तो वर्ग लिखे हैं तो वर्ग लिखेंगे, ठीक है, समानुपाती है ना। चलिए भाई अब एच की बात कर लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा जेड एच का भी स्क्वायर। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए तो समझ में क्या आया आपको, अगर ये इसके समानुपाती है तो ये देखिए, ये इसका आयनन ऊर्जा है, इसके समानुपाती ये हो जाएगा, और ये इसका आयनन ऊर्जा, इसके समानुपाती ये हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे समझते चलिए। अब एक चीज यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें निकालना है क्या, आयनन ऊर्जा हीलियम का निकालना है ना, तो इनको भाई साहब को यही रोकते हैं, क्योंकि इन्हीं को निकालना है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका ई एच ई, इन्हीं को निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, जेड एच ई का स्क्वायर, ठीक है, इसका निकालना है, तो ये हो गया इनटू ये जो ये आपका आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन का, ये हो जाएगा ई एच। क्लियर है, इसका यहां मल्टीप्लाई हो गया। अब बट्टे के क्या हो जाएगा, बट्टे के है आपका क्या है, जेड
H का होल स्क्वायर। चलिए भाई, अब हमारा मान निकल के आने वाला है, तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हीलियम का निकाला है ना, तो ये हीलियम का आयनन ऊर्जा हम निकाल लेते हैं। आप देखिए क्या आएगा, समझिएगा ध्यान से। क्या है, ZHE, यानी हीलियम का जो Z मतलब परमाणु क्रमांक, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, क्योंकि हाइड्रोजन एक होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। तो यहां हम 2 रख लेते हैं, 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे, गुड़े। अब EH का मतलब हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन में आते हैं तो ध्यान दीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, और इसमें देखिए हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हम वहां पे रख लेते हैं। तो आइए रखते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या हो जाएगा, इसको जब रखेंगे तो 13.6 हो गया। अब बट्टे की क्या हो जाएगा, ZH मतलब Z मतलब परमाणु क्रमांक, H मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान हम यही वाला यहां रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1। अब 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? चलिए, वेरी गुड। तो EHE बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, गुड़े, और ये क्या हो जाएगा 13.6। अब बट्टे के क्या हो जाएगा, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये आपका। अब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, 24 के 4 हासिल लगे 2, तो 4 3 12, 12 2 14, 14 के 4 हासिल लगे 1, 4 1 कम 4, 4 1 हासिल 5, ये आ गया 54.4। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर, वो भी क्या, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए भाई, नोट कर लीजिए। आइए अब आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आपको तीसरे वाले क्वेश्चन में यानी ग वाले में दिखाई दे रहा है, पोलराइड से पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचक कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड इस 2021 में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए हम इसको नहीं बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो चलिए हम इसको भी बता देते हैं, तो ध्यान समझिएगा। तो कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का घ वाला है, क्योंकि ग वाला हमने नहीं कराया, क्योंकि वो नहीं आने वाला है। तो अब इसको हम लिखेंगे क्या, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, दूरदृष्टि दोष। चलिए भैया, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। ठीक है भाई, चलिए अब इसको हम लिखेंगे। दूरदृष्टि दोष क्या होता है हम आपको बता दें, इस दृष्टि दोष से, इस दृष्टि दोष से ठीक है, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। चलिए भाई, ये आपका दूरदृष्टि दोष हो गया। अब इस पे आपको मिलेंगे 1 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन है 2 नंबर का। 1 नंबर और चाहिए, तो 1 नंबर के लिए आपको निवारण भी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका निवारण कैसे किया जाता है ना। तो चलिए हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, दूरदृष्टि दोष का निवारण, दूरदृष्टि दोष का निवारण, दोष का निवारण। ठीक है,
चलिए भाई, दूरदृष्टि दोष का निवारण जो है, अब इसको हम समझते हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए ठीक है, क्या करते हैं, उचित क्षमता वाले, ठीक है, के लिए उचित, ठीक है, क्षमता, उचित क्षमता के उत्तल लेंस, ठीक है, का प्रयोग करते हैं या किया जाता है, का प्रयोग करते हैं। तो अब एक नंबर और मिला आपको, ठीक है, तो आपको कितना मिल गया, 2 नंबर आपको मिल गया। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन पेपर आपका हल हो गया सेक्शन सी तक, ठीक है। अब इसके हम बात करेंगे सेक्शन नंबर डी की। तो सेक्शन नंबर डी को हल करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आपको इतना समझ में आया तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर सेक्शन डी का भी सॉल्यूशन आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इस पेपर को एकदम पूरा शुरू से अंत तक हल करा देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए, जितने ज्यादा हो सके उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के साथ प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिजिक्स की नहीं, साथ साथ हम केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट के भी आपको वीडियो देते रहेंगे मॉडल पेपर से रिलेटेड। तो बस आप लोग फटाफट शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।